हेलो दोस्त, तो मैं रितेश कुमार ज्योग्राफी के क्लास 6 के दूसरे चैप्टर का आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। इसमें आप देखोगे इस चैप्टर में कि आपको ग्लोब पे जो रेखाएं दिखती है बहुत सारी, देखो इस ग्लोब पे रेखाएं दिख रही है। तो इस ग्लोब पे जो रेखाएं दिखती है उसे मतलब दो नामों से पुकारा जाता है, एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा। प्रमुख ये दो ही रेखाओं के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम लोग किसके किसके बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाओं के क्या क्या नाम हैं, और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, इसकी क्या काम है, क्या ज़रूरत है ना। ये सारी बातें हम लोग आज देखेंगे। ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को देखो, ये ग्लोब पूरी गोल नहीं है। ये ग्लोब कैसी है, यहाँ पे चपटी है हल्की सी ऐसे, और यहाँ पे हल्की सी चपटी है अंडा के आकार के जैसा। इस टाइप में है ना ग्लोब, ऐसे पूरी गोल नहीं है, इस टाइप की ग्लोब नहीं है। आप देख रहे होगे ग्लोब जो है इस टाइप की है। तो आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार है। कैसे है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी कैसी है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ठीक है, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, और बीच में ये देखो उठी हुई है। और ये उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। आप देख लिए ग्लोब जो है पृथ्वी का, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का लघु रूप कौन है, ऐसे प्रश्न एसएसटी पूछते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप कौन है, तो आप ग्लोब को बताओगे। पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप कौन है, ग्लोब। वास्तविक प्रतिरूप कौन है, ग्लोब है ये। तो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लट्टू अपनी धुरी पे नाचती है, उसे भी क्या कहेंगे, अक्षी कहेंगे। देखिए ये अपनी जिस पे झुकी हुई है वो अक्ष है, ठीक है। तो ग्लोब में आप यहाँ पे अक्ष देख रहे हैं कि अक्ष किसे कहते हैं, आप देखें। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब आप इसमें ये देखोगे ना, इसमें आप ये देखोगे कि ये जो है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। अब आप उत्तर और दक्षिण ध्रुव किसे कहेंगे, ध्रुव का मतलब क्या है, तो जो हाँ एकदम चौड़ी पृथ्वी मिलती है, आप यहाँ देख लें, ये दोनों जो है यहाँ पे ये ध्रुव ही हैं। ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, और ध्रुव पे ही एक ऐसे जो अटकी हुई रहती है उसे हम अक्ष कहते हैं। तो आप अक्ष देख लिए कि अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव समझे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव समझे। अब आगे चलिए, विषुवत देखेंगे। आप बस विषुवत वृत्त को देखें। विषुवत वृत्त क्या है, एक रेखा है। कैसी रेखा, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब इमेजनरी, जो मनुष्यों के द्वारा पृथ्वी पर दिया गया है कि ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। तो वास्तविक में पृथ्वी पर वैसी कोई रेखा नहीं है। अब ये विषुवत वृत्त क्या काम करती है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो विषुवत वृत्त है ये क्या काम करेगी, ये विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त क्या काम करती है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और जब ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटेगी तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। आप देखेंगे कि ग्लोब क्या है, ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी का क्या है, वास्तविक रूप है। तो पृथ्वी को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो विषुवत वृत्त क्या कहती है कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आप यहाँ पे देख लो बढ़िया से, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये वीवीआई है, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ही। यह एक काल्पनिक रेखा भी है, ग्लोब को दो बराबर भागों में भी बांटती है, इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अब आगे देखिए, विषुवत वृत्त लिखा आपको नजर आ रहा होगा, और ये विषुवत वृत्त देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, देख ली, इसके नीचे जस्ट नीचे दक्षिणी ध्रुव रहेगी। और ये विषुवत वृत्त भी देखिए दो भागों में बांट रहा है ये बॉल को, तो ये बॉल भी यानी कि क्या है, पृथ्वी का ही प्रारूप है। अब आप देखेंगे विषुवत वृत्त के बारे में आपको और बताता हूँ कि विषुवत वृत्त क्या है। विषुवत वृत्त यहाँ पे आप देखें, विषुवत कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लिया। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब आप देखें इस टाइप में जितने भी रेखाएं हैं, ये तो विषुवत वृत्त हो गए, और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सारी चीज, ये सब रेखाओं का एक नाम क्या है, एक नाम में पिरो दिया गया है,
उस नाम को क्या कहते हैं? अक्षांश, अक्षांश रेखा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम इसको विषुवत कहें, ये कहें, तो आप देखोगे कि आपका जो घर है गांव में या शहर में, कहीं भी आपका जो घर है, उस घर का एक प्रॉपर नाम होगा। जैसे मान लिया जाए आप अपने दादा के नाम पे रखे हो, और आप जो अपने दादा का मान लिया जाए आपके दादा का नाम कुछ भी हो, फेकन नाम रख लो। मैं दादा का नाम क्या है? फेकन। मैं इधर लिखता हूँ फेकन, और उस फेकन के नाम पे आप क्या रख लिए? पूरे घर का नाम रख लिए कि फेकन भवन। ऐसे मैं कर देता हूँ, फेकन भवन। और इस भवन में जितने भी सदस्य हैं फेकन भवन में, वो तो सब इसी के पार्ट हैं। फेकन एक आपके दादा के ही परिवार हैं, तो फेकन का ही तो टोटल पार्ट हुआ, टोटल लोग हुए। तो वैसे ही अक्षांश भी जो है, ये अक्षांश रेखाएं का ही एक, अक्षांश रेखा का भी एक रेखा कौन है? उसका नाम क्या है? विषुवत। तो आप अक्षांश रेखा देखें, ये वाली अक्षांश अगर आप देखोगे तो आप देखिए कि अक्षांश रेखा इस टाइप में रहती है। आप देख रहे हो, ये अक्षांश है। अक्षांश रेखा ही विषुवत रेखा है, एक काल्पनिक रेखा। ये सारी काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक नहीं। अब आप देखेंगे कि अक्षांश रेखा जो है वो सब देखेंगे कि समानांतर है, सेम दूरी पे है। देखिए इतना, इसका भी दूरी बराबर है, इसका भी दूरी बराबर, इसका भी दूरी बराबर, इसका भी दूरी। अगर हम इसको खोलें, पूरे अक्षांश रेखा को खोलें, तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा ऐसे बराबर दूरी में आएंगे, तो ये समानांतर होगा। टोटल कितने हो गए? समानांतर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी जो है अक्षांश रेखा को किसमें मापा जाता है? अब जब अक्षांश रेखा है तो रेखा की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, या जो भी होगी, तो रेखा को अंश में मापते हैं, अक्षांश को अंश में मापते हैं। ये सब अक्षांश जो है 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री दक्षिण, इस सब को हम लोग किस में मापेंगे? अंश में। तो इससे प्रश्न पूछे हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश को किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। मापते हैं अक्षांश को, तो सबकी कुछ ना कुछ होगी कि कौन कितना अंश है। तो आप देखें, दे रही है यहाँ पे, ये विषुवत, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी भी कुछ अंश होगी। तो ये 0 डिग्री अंश है। विषुवत की अंश कितनी है? 0 डिग्री अंश है। तो ये ध्रुव पे कितनी होगी? तो ये 80 डिग्री अंश तो दिखाई दे रही है, 80 डिग्री उत्तर, और 10 अगर आप और बढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री अंश इधर उत्तर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री दक्षिण में हो जाएगा अंश। इतना आप देख लिए, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किस रेखा को कहते हैं। तो अक्षांश रेखा तो ये सारी रेखाएं हैं, विषुवत, ये सब अक्षांश रेखा। तो अब अक्षांश रेखा को भी मेन प्रॉपरली जो विषुवत है, तो विषुवत के ऊपर जितनी ये समानांतर रेखाएं रहेगी, यहाँ मैं लेके चलता हूँ। देखिए ये वाली जो विषुवत है, विषुवत के उत्तर में जितनी अक्षांश रहेगी उसे क्या बोलेंगे? उत्तर अक्षांश। उसे हम लोग उत्तर अक्षांश। और विषुवत के दक्षिण में ऐसे जितनी भी अक्षांश रहेगी उसे क्या कहेंगे? दक्षिण अक्षांश। इतना आप समझे। अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? तो आप देखेंगे कि अक्षांश की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे उदाहरण है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में, महाराष्ट्र में क्या है? चंद्रपुर, और ब्राजील में क्या है? दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है और यहाँ 20 डिग्री आ जाएगी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 डिग्री उत्तर और होरिटोज 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये ऐसे, इसलिए विषुवत के ऊपर उत्तर लिखा जाता है और विषुवत के नीचे दक्षिण लिखा जाता है। इतना तो आप समझ चुके हो अब आप कि जगह को मॉडिफाई बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी, तो वो दिशा बता दिया गया है। अब उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं की भी अपनी अपनी कोई अंश होंगे, 20 डिग्री अंश, 25 डिग्री अंश। तो आप देखेंगे
विषुवत के तो अंश आप जानते हैं कि इसका अंश 0 डिग्री है, ठीक है। अब आप उत्तरी ध्रुव के अंश भी मैं आपको बताया था कि 90 डिग्री है, ऊपर में मैं आपको बताया उत्तर। इसके अतिरिक्त दक्षिणी ध्रुव का जो अंश है वो भी 90 डिग्री दक्षिण है। तो आप इतना तो आप देख लिए। उसके बाद भी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं, तो वो 4 रेखाओं को मैं आपको बता दूं। इसमें आप देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं पेन का कलर ये ब्लू करता हूँ। देखिए ये वाली रेखा, ये 66.5 डिग्री रेखा आपको दिख रही, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी शीत कटिबंध, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गई। उत्तरी ध्रुव वृत्त की अंश कितनी है? 66.5 डिग्री। अब आप इधर चले आए, ये वाली रेखा को देखें, ये कौन सी रेखा हो गई? इसमें भी देखिए 66.5 डिग्री दक्षिण अंश है। 66.5 डिग्री दक्षिण अंश है, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आप इतना बस रेखा जाने। अब आप इस रेखा को देखें, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली। इस रेखा में कितनी लिखी हुई है? 23.5 डिग्री उत्तरी अंश। अंश क्योंकि अक्षांश अंश में मापा जाता है। ये सारी रेखाएं क्या है? अक्षांश हैं। अब आप दक्षिण में आए, ये वाला 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश। तो विषुवत वृत्त के जितने दक्षिण में उसे दक्षिण, नीचे जो आ रहे हैं, और जो ऊपर हैं उसे उत्तर। तो ऊपर से उत्तर कर लेना आप ऐसे भी। अब आप देखोगे विषुवत वृत्त के स्थानीय ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तर अंश, और एक और रेखा जो है उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, उसको क्या बोलेंगे? 66.5 डिग्री उत्तर अंश, और 66.5 डिग्री दक्षिण अंश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 4 रेखा मैं आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो आपको ये चारों रेखा बताया था कि ये रेखा, ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो ये दोनों का तो नाम मैं आपको बताया कि ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तर अंश और 23.5 डिग्री दक्षिण अंश को अलग अलग नाम से, जैसे 0 डिग्री अंश को विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अंश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश को, यहाँ पे आप देखें ये वाला 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आप अक्षांश के 3 रेखाओं का नाम बहुत जरूरी है, आप याद रखें। मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों का नाम आप याद रखें, तीनों की अंश की डिग्री याद रखें। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कर्क रेखा का अंश कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर। विषुवत वृत्त रेखा का अंश कितना है? 0 डिग्री। और विषुवत वृत्त में ना उत्तर लगी है ना दक्षिण लगी है, बस 0 डिग्री अंश। और मकर रेखा का क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण। इतना याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 2 और याद रखने हैं, 66.5 डिग्री उत्तर अंश और 66.5 डिग्री दक्षिण अंश। बस इतना आपको रेखा की याद रखनी है। और ये रेखाएं कैसी होती है? समानांतर रेखा होती है। इसमें भले आपको ऐसे करके समझाने के लिए दे दिया गया है, लेकिन सारी रेखाएं समानांतर होती हैं, सेम दूरी की होती हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, ये पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में मैं आपको अभी दिखाता हूँ पीडीएफ। उसके बाद मैं आपको वो फिगर दिखा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब हो गया कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा दिखाया, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे इसे इसलिए उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसे क्या कह रहे हैं? उष्ण कटिबंध। अब आप उष्ण कटिबंध को देखें, खोजें। इसमें उष्ण कटिबंध में किसकी चर्चा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, और ये दोनों के बीच ये वाली जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये टोटल क्या है? उष्ण कटिबंध है। टोटल क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली क्या है?
उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध क्यों है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में साल में सूर्य सिर के ऊपर ठीक एक बार आता है। ये आप ध्यान रखना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है। ये आप देख लो ना, उष्ण कटिबंध, ये कर्क रेखा रही, ये मकर रेखा, और इसके बीच में उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब, उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाएगी? कटिबंध का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। कटिबंध का मतलब क्षेत्र। तो सबसे गर्म क्षेत्र कहाँ आएगी? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कारण क्या होगा कि सबसे ज्यादा गर्म आएगी? क्योंकि जो सूर्य है वो सिर के ऊपर, सूर्य जो है वो सिर के ऊपर ठीक एक बार, दोपहर एक बार जरूर आते हैं, दोपहर में एक बार पूरे वर्ष में। तो इसीलिए इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं आता है। जब दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं आएगी, किरणें तिरछी होती जाती है, तो क्या होगा? जब किरण तिरछी हो जाएगी तो क्या होगा कि शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाली किरण तिरछी वाली आप देखें तो कैसी हो जाएगी? वहाँ की जलवायु, वहाँ की वातावरण, इन्वायरमेंट शीतोष्ण कटिबंध। अब आप कटिबंध मतलब तो मैं आपको क्षेत्र बता दिया, आप इतना याद रखोगे। शीत उष्ण, इसमें देखिए संधि किया हुआ है, ऐसे शीत लिखा हुआ है और उष्ण लिखा हुआ है, ये वाली, ये ऐसे उष्ण। अगर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। आप संधि तो पढ़े होंगे महाराज। तो ये ऐसे शीतोष्ण। और शीतोष्ण कैसा होगा कि ठंडा और गर्म, हल्का ठंडा और हल्का गर्म, यानी कि ठंडी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। वो कटिबंध किसके बीच में पड़ता है? आइए देखते हैं किस रेखा के बीच में पड़ता है। ये अब आप देखें, हम लोग क्या बोले थे? शीतोष्ण कटिबंध। ये देखिए यहाँ पे, तो शीतोष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो आप ये देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध विषुवत वृत्त के दोनों साइड पड़ते हैं, कर्क रेखा के ऊपर भी और मकर रेखा के ऊपर भी। तो आप देख लिए कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है? ये वाला क्षेत्र, ये देखिए ये वाला क्षेत्र दोनों है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों रहती है। ऐसा भी होगा कि क्या बोलते हैं कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसा तो होगा ना। तो इसमें ठंडी और गर्मी दोनों भी रहेगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ दो कटिबंध, अभी मैं आपको बताया, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध भी आपको याद रखने हैं। शीत कटिबंध की, जब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी होगी। ऐसा कारण क्यों? जब सूर्य कहीं पे दोपहर में एक बार सीधा पड़ रहा है एकदम ठीक सिर के ऊपर, तो अगले स्थान पे, क्योंकि पृथ्वी तो घूमती रहती है, तो अगले स्थान पे तो सूर्य कहीं ना कहीं तिरछी पड़ रही होगी लगातार। तो जहाँ लगातार सूर्य तिरछी पड़ रही है तो उस जगह पे ठंडी होगी दिन और रात दोनों में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? शीत कटिबंध, यानी कि ठंडा का क्षेत्र हो जाएगा। तो अब आप दिखाते हैं हम आपको शीत कटिबंध में। कटिबंध देखेंगे, ये वाली देखिए, ये वाली वृत्त और ये वाली दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये दोनों में शीत कटिबंध पड़ती है। ये दोनों क्या है? शीत कटिबंध का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होती है कि सूर्य वर्ष भर ही, पूरे वर्ष भर एवं पूरी तिरछी और सपाट पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों पे क्या होती है? पूरी बर्फ जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव पे भी बर्फ और दक्षिण ध्रुव पे भी बर्फ। तो ये दोनों में क्या होगी? शीत कटिबंध होगी। तो तीन कटिबंध आप देखें, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। अब आप आगे देखिए, अब दिया तीन अक्षांश रेखा आपको याद रखनी है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों की अंश याद रखनी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसमें उत्तर दक्षिण नहीं लगाना है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अगर मकर रेखा नहीं याद आती है तो आप मकार रेखा कह सकते हैं। आपको तीन कटिबंध बताए, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, समझे? और उष्ण कटिबंध, तीन कटिबंध कौन कौन से बताया आपको? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध
और उष्णकटिबंध कितना दिखा है। अब आप आगे में देखें, ये देशांतर क्या है। देशांतर तो आप समझ ही गए होंगे, अक्षांश के बारे में बताया। अब आपको देशांतर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी देशांतर रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, ये देख रहे हैं, ये वाली मेरी लाइन थोड़ी तिरछी, ये 0 डिग्री नीचे लिखी हुई है, 180 डिग्री ऊपर। ये देशांतर रेखाएं की चित्र भी दिखा रहा है। तो ये जो अक्षांश रेखा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। देशांतर रेखा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब आप समझे। अब आप देखिए देशांतर रेखा को तो हमने वो क्षेत्र कटिबंध डिफाइन करने के लिए बता दिया, लेकिन हम ये देशांतर रेखा को या पृथ्वी पर हम बिना मतलब के क्यों ऐसे खींच दिए, क्या जरूरत थी देशांतर रेखा को खींचने की, है ना। अक्षांश रेखा से ही तो काम चली जा रही थी कि उत्तर और दक्षिण कर दे रहे थे, तो कोई ज़रूरत तो थी नहीं, कोई ज़रूरत थोड़ी थी देशांतर रेखा की। तो अब आप देखें कि ये जो ऐसे अक्षांश रेखा है, तो ये मान लिया जाए कि ये 20 डिग्री, आप बात को समझें, 20 डिग्री उत्तर है, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है, और इस पे 50 शहर बसे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे आप एक गंगा नदी का मान लो, आप मान लो कि गंगा नदी जो है वो अक्षांश रेखा है, और उस गंगा नदी के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं। बनारस बसा हुआ है, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, पटना बसे हुए हैं। तो इस टाइप में बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, और गंगा नदी एक अक्षांश रेखा है। तो उस गंगा नदी को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए 20 डिग्री उत्तर मान लो गंगा नदी है, गंगा नदी बसे हुए हैं, बह रही है 20 डिग्री उत्तर में सीधा गंगा नदी अक्षांश रेखा, और उस पे 1000 शहर बसे हुए हैं, ठीक है, शहर नगर गांव बसे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप 20 डिग्री उत्तर बोलोगे तो गंगा नदी के किनारे जितने शहर बसे हुए हैं वो सब एक बार में एड्रेस हो गए कि गंगा नदी के 20 डिग्री उत्तर में इतने शहर हैं। लेकिन प्रॉपर किसी भी शहर को हमें दिखाना होगा कि गंगा नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं, तो 20 डिग्री उत्तर के साथ साथ में अगर हम ऐसे एक देशांतर खींच दिए, तो यहाँ पे मान लो बनारस बसा हुआ है, यहाँ पे बनारस बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनारस बसा हुआ है, तो 20 डिग्री उत्तर, और अक्षांश रेखा 20 डिग्री उत्तर है, लेकिन देशांतर को अगर कहें कि ये 60 डिग्री पूरब है, ऐसे 60 डिग्री पूरब, तो इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन हमने बता दिया कि यहाँ पे इतनी, यहाँ इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में इतना गांव है, इस गांव का नाम ये है। तो देशांतर की जरूरत इसके कारण पड़ी। अंतर को भी किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। ये देखिए देशांतर को भी अंश में मापा जाता है, और अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में, ये तो आप भी जानते हैं, विभाजित किया जाता है। ये देशांतर, अक्षांश रेखा कैसी थी, सीधी थी, समानांतर थी, लेकिन देशांतर रेखाएं की आकार कैसी है, ये अर्धवृत्ताकार है, देख रहे हो आप वहां पे भी। और इसकी 2-3 बात खासियत हैं, वो दोनों समानांतर थे अक्षांश रेखा, लेकिन देशांतर रेखा की मैं बताता हूँ कि देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, मैं भी आपको इसको दिखाऊंगा भी, एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं एवं उत्तर आपस में मिलते हैं। जब आप आगे देखें, उत्तरी ध्रुव का साइनिंग देख रहे हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ ये दोनों के बीच की दूरी देखते जाइएगा, ये देखिए यहाँ इतनी बड़ी लाइन हुई, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, देखिए लाइन कम रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि बीच में जो है वो दूरी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम ऐसे देखिए ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, देखिएगा जैसे जैसे हम ध्रुव के, देखिए ये क्या हो रहा है, दूरी घट रही है, और ध्रुव पे जाके क्या हो जा रही है, ध्रुव पे जाके दूरी एकदम शून्य, ध्रुव पे दूरी शून्य हो जा रही है। जैसे उत्तर ध्रुव पे शून्य हो रही है, वैसे दक्षिण ध्रुव पे भी शून्य होगी। कि देशांतर के बारे में आगे, कि देशांतर की एक दूसरे से दूरी तो भिन्न भिन्न होती है, बढ़ती घटती रहती है, लेकिन दोनों देशांतर की जो लंबाई है वो बराबर होती है।
देशांतर की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। अब आप आगे देखें कि यहाँ पे देखें, पूरा आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पे देखें कि सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीन बीच यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, जो ग्रीन नीचे गलत लिखा है, ग्रीन बीच। जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला, आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है, ग्रीन बीच से गुजरने वाली उत्तर से पूर्व और पश्चिम, ये पश्चिम लिखा हुआ है, ये वाले ये पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है। आपको मैं दिखाऊंगा मैप में आपको उसमें कि राजकीय वेधशाला ग्रीन बीच में जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है उसका मान कितना है, 0 डिग्री। आप इतना देखें, ग्रीन बीच में जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है उसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर। इसको भी अंश में मापा जाता है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, इसमें देखिए ये ऐसे विषुवत हो जाती थी और ये उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो जाता था और ये दक्षिण की ओर, ये उत्तर हो जाते थे, ये दक्षिण हो जाते थे, समझे। उसी प्रकार इसमें भी ये ऐसे मैं खींचता हूँ, फिर ये देखिए ये ऐसे और ये 0 डिग्री, सॉरी ये ऐसे हो गए और ये 0 डिग्री याम उत्तर हो गया ऐसे। यहाँ पे जो दिखा रहा है 0 डिग्री याम उत्तर, ये मान लीजिए ये है, तो इधर पूरब और इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूरब और पश्चिम। तो आगे मैं इसमें बढ़िया से दिखाता हूँ। और प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन है, आप याद रखें, प्रमुख ये वाली प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन है, 0 डिग्री। और ये कहाँ है, ये कहाँ है, राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीन बीच में। ये कहाँ है, ग्रीन बीच में। और ये कितनी 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करती है, ठीक है। ये वाली 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है। ये दोनों को इसमें साफ देख रहे हैं कि ध्रुव पे ये दोनों के बीच की दूरी, पूरी दूरी खत्म हो चुकी है और जैसे जैसे ध्रुव पे जा रही है दूरी कमती जा रही है, जैसे जैसे बीच में आ रही है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब आप देखेंगे, ये देखिए 30 डिग्री पश्चिम हो गया, 60 डिग्री पश्चिम हो गया, 30 डिग्री पूरब और 60 डिग्री पूरब, यानी कि जैसे अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण में बांटती है वैसे ही देशांतर रेखा पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटती है, ठीक है। अब इसमें एक ग्रिड हुई देख रहे हैं, देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, ये सब ग्रिड ही तो बनी है ये सब, ठीक है। आपको थोड़ी सी कि आप ये बस ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। ये मैं एक ये ग्लोब बना दिया। अब आप देखिए ये विषुवत है, बस इतना ही आप समझें। और ये 0 डिग्री यामोत्तर है और ये 0 डिग्री विषुवत है, ठीक है, इतना आप समझें। अब आप इतना पहले देख लिया, अब आप देखिए हम समय को पता करते हैं, देशांतर और समय। इस टॉपिक को भी आप देख रहे होंगे कि ये देशांतर और समय। अब आप देखेंगे कि समय पहले जान ले, समय को मापने की सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है, इतना आप समझ लें। अब आप देखिए ये 0 डिग्री यामोत्तर हो गई, ये कहाँ है, ग्रीन बीच में, ये पश्चिम हो गए, ये क्या हो गए, पूरब हो गए। कलर अब मैं चेंज करता हूँ, ये कलर ले लिया। अब आप देखें इधर भी देखेंगे कि इस पे ग्रीन बीच स्थित है, इस पे सही आप समझे, ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर रेखा सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होंगे उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होंगे। अब आप देखिए कि ये ग्रीन बीच शहर यहाँ है, यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है ऐसे, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, ऐसे बांग्लादेश है, ठीक है। इस टाइप में आप कर रहे हैं। तो इस शहर ग्रीन बीच यानी कि 0 डिग्री पर जितनी शहर बसे होंगे उस पर दोपहर में क्या होगा कि सूर्य एकदम ठीक सिर के ऊपर होगा, ठीक। जब सूर्य सिर के ऊपर है तो वहाँ गर्मी होगी, तो गर्मी होगी तो क्या होगा, दोपहर होगा। तो दोपहर में कितने बजते हैं, दोपहर में 12 बजते हैं दिन के,
दोपहर में दिन के 12 बजते हैं, 12 ही न बजते हैं दोपहर में, ठीक है। PM हो जाती है उस टाइम में, ऐसे PM। तो दोपहर में क्या हो गया, PM हो गया, ठीक सूर्य एकदम सर के ऊपर है। तो इस सीधी रेखा पे जितनी भी जगह होगी, जैसे मैं आपको गंगा नदी पे बताया था, वैसे ही कि ग्रीनविच, इस ग्रीनविच पे ये 0 डिग्री याम उत्तर पे जितनी शहर बसे होंगे उस समय यहाँ 12 बजे होंगे। अब आप देखोगे कि हम समय को गति के अनुसार निकाल रहे हैं, किसकी, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की। तो हमारी पृथ्वी घूमती कैसे है, हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉक घूमती है। आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से, ये पश्चिम है ये पूरब है, तो जब भी घूमेगी तो ऐसे। तो आप देखोगे कोई भी चीज में, आप पश्चिम से पूरब ऐसे ऐसे जब घूमेगी पृथ्वी, ऐसे ऐसे, जब पश्चिम से पूरब घूमेगी तो कोई भी चीज 12 पहले कहाँ बजेगा, आप देखें, 12 जब भी बजेगा तो ये पूरब में बजेगा, इसकी टाइमिंग। इधर जब यहाँ 12 है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ 1 बजेगी, या कोई भी टाइमिंग होगी। तो पूरब में टाइम क्या होगा, प्लस, और पश्चिम में टाइम क्या होगी, माइनस। मान लो कि 0 डिग्री पे 12 बज रही है, तो इधर जो होगी 0 डिग्री के पूरब में वो प्लस में टाइमिंग होगी, 12:05 होगी, 12:07 होगी, 1 होगी, 2 होगी। और पश्चिम में इधर क्या होगी, इधर माइनस होगी, 11:05 होंगे, 11:15 होंगे, 11:20 होंगे। तो आप समझ लिए कि जो टाइमिंग है वो पूरब में प्लस होगी और पश्चिम में माइनस होगी, ठीक है। 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटा में कितना घूमेगी, आप ऐसे, एक मैथ की सवाल है ये, इससे सीटेट में प्रत्येक साल इस चैप्टर से 2 प्रश्न प्रत्येक साल आते हैं, एक कटिबंध से और एक टाइमिंग से। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें, 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, आप देख लो। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, ऐसे 360 बटा ये 0 है, 360 बटा 24 हो गए, तो ऐसे काट दोगे तो 15 से ये कट जाएगी। तो आप देखोगे कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये कितने हो जाएंगे, 15, और 1 मिनट में आप ऐसे देख लो 60 मिनट हो गए, तो 1 मिनट में कितने बचेंगे, 15/60, तो कितने हो गए, 1/4, ऐसे डिग्री हो गई ना, 1/4 डिग्री। अब आप इधर लेके चले आओ, तो 4 और ये 1 हो गए। तो आप ये देखोगे कि 4 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही है, इधर मिनट थी तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर आप नहीं समझे हो तो आप ऐसे देखो कि 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो 360 देखो यहाँ पे 360 कितने में घूमती है, ऐसे लिख दिया, 360 24 में, इसको काट दो ऐसे, तो 15 से कट गए। तो 15 डिग्री ये जब घूमेगी कितने डिग्री में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। तो आप ऐसे भी अब लिख सकते हो इसमें कि 15 डिग्री घूमने में कितना देर लगता है, 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ऐसे कर दिया। अब 1 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे, तो 1 गुना, अब बच्चा जैसा एकदम 60 वाई 15, तो 15 चौका 60, ऐसे कर दिया। अब आपको तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मैं जो आपको दिखा रहा था ये वाली वृत्त बना के, अब आप ये समझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं वृत्त बनाया, ये बनाया। अब मैं ये ले लेता हूँ, कलर चेंज, ये अक्षांश हो गए, ये दोनों 0 डिग्री, ये दोनों 0 डिग्री 0 डिग्री। अब ग्रीन बीच पे फिर पेन चेंज करूँगा, ये ग्रीन बीच पे जब ये 12 बज रहे हैं यहाँ, तो मैं अब आपको बताऊँगा कि 12:04 इधर हो गए, इधर 12 कितने हो गए, 12:04। तो इधर जब 12:04 होंगे तो इधर कितने, इधर आ जाएंगे लोग, प्लस में हो जाएंगे पूरब की ओर। अब मैं कह दूं कि 11:56, तो इधर माइनस आ जाएंगे। तो आप इस तरह से टाइम निकालेंगे। यहाँ पे कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग याम उत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होती है। उदाहरण के लिए इधर दे रहा है कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली ये
बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों, आप देखें बहुत से देशांतर, लंबी लंबी ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबी रेलगाड़ी है, तो उसकी तो समय सारणी अलग जगह पे अलग अलग होगी। तो जो रेलगाड़ी थी वो गुजरती थी, ये रेलगाड़ी, तो उन्हें क्या होता था, समय सारणी तैयार करने में कठिनाइयाँ होती थी। तो अब ये भारत की मानचित्र है, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाली, ये जब भारत की मानचित्र है तो इधर गुजरात हो गई और इधर अरुणाचल प्रदेश की सबसे लास्ट या जो भी एरिया है, आप देख लें ये वाली एरिया इधर आ गए। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच के जो दूरी है, देशांतर है, वो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 घंटा 45 मिनट के कारण यहाँ से चलने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी यहाँ तैयार करने में कठिनाइयाँ होती है। मान लिया जाए यहाँ से इस जगह से रेलगाड़ी खुड़ी 1:45 में, तो इधर समय तो कमेगा ना, यहाँ कहेगा कि 12:04 में है, तो बहुत कठिनाई होती थी इस समय से। तो भारत के बारे में भी देखिए, मैं दिखाता हूँ अब आपको। भारत में जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूरब, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूरब। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब है। अब ये देखो, भारत जो है वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से, आप याद भी रखना, इससे प्रश्न जरूर आते हैं, 5.5 घंटा आगे मिलेगा यहाँ का समय। यानी कि जब भारत जो है वो ग्रीनविच से पूरब में है, और कितना डिग्री पूरब में है, 82.5 डिग्री पूरब में। अब आप देख रहे हो कि आपको बताया था कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.30 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो आप कर लो, 0 का 0 ऐसे लिख लो, 4 3 12 लिख लो ऐसे, 4 दूना 8 और 1 9 लिख लो, 8 चौका 32 और 1 33 लिख लो, इतना मिनट हो गए, उसमें 60 से भागा दे दो आप, तो ये ऐसे ऐसे कट जाएंगे, ये पॉइंट वाली थी तो 2 0 और उतरेंगे, और ये 1 से 1 कटेंगे तो इतने बचेंगे। तो इस अनुसार से आपको मिलेंगे 5.33, यानी कि 30, 5.5 घंटा, कितना मिलेगा, 5.5 घंटा आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि रूस में, कलर चेंज करते हैं, ये जो रूस है, रूस में 11 मानक समय रेखा मिलती है, कितना, 11 मानक समय रेखा, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। सही आकार क्या है, ग्लोब। भू आभा ग्लोब नहीं बताइएगा, भू आभा। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय आपको क्या बताना है, 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है, आप जान ही रहे हो। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो ठीक सिर के ऊपर पड़ता है। भारत में शाम के 5:30 बजे हैं, तब लंदन में 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। आगे देखिए, इधर भी कुछ प्रश्न है, हाँ आप देख रहे होंगे प्रश्न को, ये देखिए ये प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम उत्तर का मान क्या है, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक है, ध्रुवों के। देशांतर की कुल संख्या आप बताएं कितनी है, ये प्रश्न आपके लिए है, आप बताएं इस तीसरे को कि देशांतर की कुल संख्या। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड क्या है, देशांतरीय अक्षांशतियों का जाल है। और है कोई प्रश्न, हाँ खाली मकर रेखा आप देख लें। भारत का मानक याम उत्तर देखिए 82.5 डिग्री, 0 डिग्री याम उत्तर मानक समय रेखा है। देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतरों की बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवों पर घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री याम उत्तर को प्रमुख याम उत्तर रेखा क्यों कहें, ये तो भारत के अंदर की बात है कि ऐसे ऐसे टाइमिंग होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप विदेश गए तो विदेश में आप भारत को किस टाइम से प्रस्तुत करेंगे, तो आप 0 डिग्री याम उत्तर से ही प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय याम उत्तर रेखा भी अगर आपसे पूछे तो 0 डिग्री ही बताना आप, ठीक है।